Good morning, students. Welcome to class 11th, Statistics. Today we are going to start our chapter number 2, Collection of Data. बेटा कलेक्शन ऑफ डेटा में नाम से ही पता चल रहा है कि डेटा को कलेक्ट कैसे करना है हमें, है ना, कि हाउ टू कलेक्ट द डेटा. अब बात आती है डेटा होता क्या है. सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए व्हाट इज डेटा. तो डेटा सिंपली मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स. Which are capable of giving some meaningful information. तो यहाँ हमारा स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा. हम स्टैटिस्टिक्स को कह रहे हैं डेटा. स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा विच मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स विच आर कैपेबल ऑफ गिविंग सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स, वो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स जो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं और उन नंबर्स की फॉर्म से कुछ ना कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट या कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जरूर मिलना चाहिए. ऐसा नहीं है कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा हमने बना लिया, कोई भी क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमने कोई भी इंफॉर्मेशन बनाई बट उससे कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही. अगर हमें उससे एंड रिजल्ट मीनिंगफुल नहीं मिल रहा, उस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, देन इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स. वो हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता. तो हम स्टैटिस्टिक्स को ये कहते तो हैं कि स्टैटिस्टिक्स हमारे न्यूमरल फैक्ट्स होते हैं या स्टैटिस्टिक्स हमारे क्वांटिटेटिव आइटम्स या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है या वो इंफॉर्मेशन जो नंबर के फॉर्म में होती है. बट हर एक नंबर की फॉर्म वाली इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स कंक्लूड नहीं कर सकती. तो स्टैटिस्टिक्स तभी बन पाएगी जब उन नंबर का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा या उससे मिलने वाले रिजल्ट का कुछ ना कुछ मतलब होगा. देन इट ओनली फॉर्म्स द स्टैटिस्टिक्स और वो तभी स्टैटिस्टिक्स फॉर्म कर पाएगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा तो हमें पता चल गया, न्यूमरल्स हो सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म्स हो सकती हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो रिजल्ट जिनका मीनिंगफुल निकल कर आता है, जिनका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है उस इंफॉर्मेशन का, जो नंबर की फॉर्म में हमें गिवन होती है. नाउ द कलेक्शन ऑफ डेटा, हाउ टू कलेक्ट द डेटा. अब ये जो इंफॉर्मेशन नंबर्स की फॉर्म में होती है, इसे कैसे कलेक्ट करोगे? तो सोर्सेज ऑफ कलेक्शन, सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. कहां से कलेक्ट करोगे? वेयर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. कहां से हमें मिलेगा? हमारे पास दो तरह की सोर्सेज होती हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज. सोर्सेज का मतलब है यहाँ पे सोर्स कहाँ, जहां से हमें डेटा वो मिलेगा या उसका ओरिजिन कहाँ से होगा, कहाँ से हम वो डेटा गेन कर सकते हैं. तो हमारे पास दो तरह की चीजें हैं, वो प्राइमरी सोर्सेज हो सकती हैं और हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज भी हो सकती हैं. नाउ व्हाट आर प्राइमरी सोर्सेज? प्राइमरी सोर्सेज का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा from the source of its origin. स्टार्टिंग से, जहां से वो शुरू हुआ है, जब हम वहीं से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो होगा हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा. यानी प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा मींस कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन. उस जगह से जहां से वो शुरू हुआ है, जब हम वहां से डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज प्राइमरी सोर्स, जहां से वो डेटा कलेक्ट हुआ है. देन सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम एनी एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, who already have the data. किसी भी एजेंसी से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से डेटा कलेक्ट करना जिनके पास वो ऑलरेडी डेटा अवेलेबल था. अगर हमने वहां से लिया डेटा सेकेंडरी सोर्स,
उन्होंने ओरिजिन से नहीं लिया, जहां से डेटा पहली बार चला था वो ओरिजिन नहीं है, वो तो कुछ ना कुछ ओरिजिन और होगी। अगर डेटा मैंने कलेक्ट पहली बार किया तो डेटा प्राइमरी सोर्स से करा होगा, मैंने ओरिजिन से कलेक्ट करा होगा डेटा पहली बार जहां से उस डेटा की शुरुआत हुई, तो वो तो कोई प्राइमरी सोर्स। अब कोई अनदर पर्सन मेरे से आके डेटा लेकर जाएगा, दैट इज सेकेंडरी सोर्स। मैं कौन हूं उसके लिए? सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि उस पर्सन ने मेरे से डेटा कलेक्ट करा है। क्या मेरे पास से डेटा शुरू हुआ था? नहीं, मैं कहीं और से कलेक्ट करके लेकर आया था, ओरिजिन से शायद मैंने स्टार्टिंग से डेटा कलेक्ट करा होगा, तो वो था मेरे लिए प्राइमरी सोर्स। डेटा जहां से पहली बार चलता है वो होती है प्राइमरी सोर्स, उसके बाद जब वो आगे फॉरवर्ड होता रहता है तो वो सभी सोर्सेज होती हैं सेकेंडरी सोर्स। तो जिसकी वजह से हमारा डेटा दो पार्ट का हो जाता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो इसी के बेसिस पर हम डेटा को दो पार्ट में क्लासिफाइड कर देते हैं। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो डेटा हमारा दो तरह का होगा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कौन सा होगा? कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज, जो प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट किया जाएगा। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब क्या है? कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। प्राइमरी सोर्स हमारी कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन या कलेक्टेड एट द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना, ये भी कह सकते हैं। और कलेक्टेड एट द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार जब डेटा कलेक्ट किया जाता है, दैट इज प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कौन सा होगा? कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस। जब हम डेटा सेकेंडरी सोर्सेस से कलेक्ट करेंगे तो वो हमारा डेटा होता है सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी सोर्सेस कौन सी होती है? कोई भी एजेंसी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, वो सेकेंडरी सोर्स हो सकती है। मींस when data is already in existence, जब डेटा हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है, जब डेटा हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, जब डेटा हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता रहेगा, मतलब हम उसे पहली बार कलेक्ट करने नहीं जा रहे हैं। मींस द डेटा इज नॉट कलेक्टेड एट द वेरी फर्स्ट टाइम। जब डेटा पहली बार कलेक्ट नहीं किया हुआ है, वो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, वो किसी अदर पर्सन के पास है, किसी इंस्टीट्यूशन के पास है या किसी एजेंसी के पास, हमने वहां से उसे गैदर कर लिया, हमने वहां से उसे कलेक्ट कर लिया, दैट इज सेकेंडरी डेटा। ठीक है, व्हेन डेटा इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। दूसरा बेटा हम यहीं पर इसके साथ डिफरेंस भी कर लेंगे, हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का मतलब भी देख लेंगे और यहीं से साथ साथ इसे डिफरेंशिएशन भी इसका कर लेंगे। तो पहली बार जब डेटा कलेक्ट किया गया तो प्राइमरी डेटा, जब डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है तो वो होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल। प्राइमरी डेटा कैसा होगा? ओरिजिनल। क्यों होगा ओरिजिनल? बिकॉज इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, और ये इन्वेस्टिगेटर खुद ही जाके कलेक्ट करता है ना। पहली बार तो हमें कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए ओरिजिन पे जाना पड़ेगा ना, पहली बार जब डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट बन रहा है सपोजिंगली, तो रिजल्ट बनाने से पहले हमने आपकी कॉपी चेक करी होगी, तो वो हमने पर्सनली खुद कराना काम। पहली बार जब रिजल्ट बना तो वो प्राइमरी डेटा हो गया ना। उसके बाद जब हम आगे से फॉरवर्ड कर देंगे, जिसे चाहिएगा 12th सी का रिजल्ट, 11th सी का रिजल्ट, 11th डी का रिजल्ट, हम उसे फॉरवर्ड कर देंगे, तो वो कौन सा डेटा हो गया? सेकेंडरी डेटा। पर जब पहली बार डेटा बना, डेटा इज ओरिजिनल, वो तो ओरिजिनल ही था। सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल, ये हमारे ओरिजिनल नहीं होते। प्राइमरी डेटा रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी डेटा मतलब जब डेटा हमने पहली बार कलेक्ट करा तो उसको कलेक्ट करने का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था, उसका पर्पस, उसको कलेक्शन का मोटिव डिफाइंड था, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था। बट सेकेंडरी डेटा का
ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब ये पहली बार कलेक्ट हुआ होगा तो शायद इसका मोटिव कुछ और होगा, इसका पर्पस कुछ और होगा, बट अब हम इसे दूसरे पर्पस के लिए किसी अनदर एजेंसी ने इसे ले लिया तो उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और हो जाएगा। पहली बार अगर 11th का मैंने रिजल्ट बनाया तो मेरा रिजल्ट बनाने का मोटिव अलग था, बट अब 11th का कोई टीचर मुझसे रिजल्ट ले या कोई अदर टीचर मुझसे रिजल्ट ले तो उनका उस रिजल्ट से कुछ चेक करने का मोटिव कुछ ना कुछ अलग होगा। उनका मोटिव तो मेरे जैसा मोटिव नहीं था ना। तो प्राइमरी डेटा का जो पहली बार जो होता है वो मोटिव ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होता है, बट सेकेंडरी डेटा का मोटिव या उसका ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक नहीं होता। प्राइमरी डेटा आर कॉस्टली, प्राइमरी डेटा कॉस्टली होते हैं, सेकेंडरी डेटा आर नॉट कॉस्टली, ये हमारे इतने कॉस्टली नहीं होते। पहली बार अगर हम कोई काम करते हैं खुद पर्सनली जाके डेटा कलेक्ट करेंगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी और खर्चा भी उस पर ज्यादा होगा। किसी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस पार्टी से जब हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो हमें तो जाके सिंपली उससे डेटा ले लिया तो कॉस्टली का हुआ फिर वो। तो सेकेंडरी डेटा आर नॉट सो कॉस्टली एज कंपेयर टू द प्राइमरी डेटा। अगर हम सेकेंडरी डेटा को प्राइमरी डेटा से कंपेयर करें तो वो उतने कॉस्टली नहीं होते। जब डेटा पहली बार कलेक्ट किया जाता है, पहली बार ओरिजिन से बनाया जाता है, तब वो ज्यादा कॉस्टली होता है। इट मींस प्राइमरी डेटा इज मोर कॉस्टलियर एज कंपेयर टू secondary data. The next topic is modes of कलेक्शन ऑफ डेटा। कैसे कलेक्ट कर सकते हो डेटा को? मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, हाउ द डेटा इज बीइंग कलेक्टेड, सम स्टैटिस्टिकल मेथड। क्या मेथड्स हैं डेटा को कलेक्ट करने के? अभी हमने सोर्स देखी कि कहां से डेटा हमें मिल सकता है, या तो ओरिजिन से शुरुआत से मिल सकता है, किसी एजेंसी से मिल सकता है। जब ओरिजिन से डेटा मिल रहा है तो वो प्राइमरी डेटा है, जब किसी एजेंसी के थ्रू मिल रहा है तो वो सेकेंडरी डेटा है। जो डेटा मैंने खुद कलेक्ट करा है जाके वो प्राइमरी डेटा है, और जो डेटा मुझे किसी और एजेंसी ने दिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था वो सेकेंडरी डेटा है। अब कैसे कलेक्ट करोगे डेटा? कभी ना कभी तो डेटा कलेक्टिव हुआ ही होगा। तो नाउ द क्वेश्चन राइजेस मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। कैसे कलेक्ट करेंगे? सबसे पहला है हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट मोड इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन का वो मेथड है in which the data are personally collected by the investigator from the respondents। जब इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? जो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, जिसे डेटा की जरूरत है। जब वो डायरेक्ट पर्सनली रेस्पोंडेंट मतलब जिनसे डेटा कलेक्ट करके लेकर आना है, जब डायरेक्टली उनके पास जाके डेटा कलेक्ट कर लेकर आएगा, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है? अगर मुझे अगर मुझे वंशिका से कुछ पूछना है तो मैं डायरेक्टली वंशिका से जाकर वो चीज पूछूं तो डेट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, है ना? मैं कौन हूं? इन्वेस्टिगेटर, और वंशिका कौन है? रेस्पोंडेंट, द वन हु रेस्पॉन्ड। रेस्पोंडेंट कौन होगा? द वन हु रेस्पॉन्ड, जो रेस्पॉन्ड करेगा, जो मेरे आंसर्स को या जो मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स देगा, जो मुझे आंसर करेगा। इन्वेस्टिगेटर मैं हूं क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूं। तो इन्वेस्टिगेटर कौन होगा? द वन हु इन्वेस्टिगेट, जो इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा। तो व्हाट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन? ये कलेक्शन का वो मोड है इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। जिसकी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए वो पर्सनली जाकर उससे इंटरव्यू करेगा, पर्सनली जाकर उससे मिलेगा, तब उसके पास से इंफॉर्मेशन गैदर करके लेकर आएगा। अब बेटा इसके फायदे क्या हैं? जब हम पर्सनली जाकर उससे लेंगे तो इसके फायदे क्या है? डेटा ओरिजिनल होगा। अगर मुझे वंशिका के बारे में उसकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो सिंपली अगर मैं जाके वंशिका से ही पूछूंगा तो वो डेटा कैसा मिलेगा मुझे? ओरिजिनल, क्योंकि वंशिका हरसेल्फ आंसरिंग द क्वेश्चन, वो खुद उन क्वेश्चन का आंसर कर रही है। देन एक्यूरेसी, एक्यूरेट भी होगा डेटा, सही बात बताएगी वो मुझे। रिलायबिलिटी, जब डेटा एक्यूरेट होगा तो रिलायबल भी होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबल? ट्रस्टवर्दी।
ट्रस्ट कर सकता हूं ना मैं, क्योंकि जिस चीज जो काम मुझे करना था अगर मैं पर्सनली वो काम खुद ही करूंगा तो वो ट्रस्टवर्दी अपने आप होगा। अगर हम अपना काम खुद करते हैं तो हमें उस काम पे भरोसा होता है, हमें पता होता है मैंने ये काम सही किया है। बट अगर हम अपना काम किसी दूसरे से करवाएंगे तो हम वो ट्रस्टवर्दी उतना नहीं होता, उसका ट्रस्ट लेवल कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो जब हम डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो ओरिजिनल होता है, एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है। बट इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर मुझे बहुत सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो मैं ज्यादा बच्चों की तो पर्सनल जाके इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाऊंगा, तो डिफिकल्ट टू कवर द लार्ज एरिया। अगर हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए लार्ज एरिया कवर करना है या हमारी इन्वेस्टिगेशन फील्ड लार्ज है तो हम उसे कवर अप इसके थ्रू नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं होता, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा एक एक पर्सनली पर्सन से जाके कांटेक्ट करना। दूसरा, पर्सनल बायसनेस। कोई पर्सन मेरा फेवरेबल है और कोई ऐसा है जो मेरा फेवरेबल नहीं है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसे बायस कर सकता हूं, उसके आंसर्स को मैं क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन खुद जाके गैदर करी है ना। अब मुझे जब डेटा में लिखनी होगी तो मैं अपने अकॉर्डिंगली उसे चेंज भी कर सकता हूं। तो डेटा आर बीइंग अफेक्टेड बाय द पर्सनल बायसनेस, पर्सनल जजमेंट से हमारा डेटा अफेक्ट होगा। देन कॉस्टली। कॉस्टली तो जरूर होगा, पर्सनली एक एक पर्सन को जाके टच करना, एक एक पर्सन से कॉन्टेक्ट करना तो महंगा तो होगा ही। कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्टली ऐसा नहीं है पैसों के टर्म्स में कॉस्टली हो सकता है, नहीं, टाइम के टर्म्स में भी कॉस्टली है, टाइम ज्यादा लगेगा। इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, मेरे एफर्ट ज्यादा होंगे। इन टर्म्स ऑफ मनी, खर्चा भी ज्यादा लगेगा। लिमिटेड कवरेज, पर फिर भी मैं लिमिटेड ही एरिया कवर कर पाऊंगा, बहुत लंबा एरिया में कवर नहीं कर पाऊंगा। तो दैट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड वाज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नाम से पता चल रहा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये डायरेक्ट नहीं है, यहां पर मैं खुद वंशिका से इंफॉर्मेशन लेने नहीं जाऊंगा। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन्स फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन इज नीडेड बट कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन्स हु आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में देखो बेटा क्या होगा, अगर सिंपल सी बात समझें, अगर मुझे वंशिका के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी है, अगर मैं डायरेक्टली वंशिका से जाके पूछूं, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, मुझे वंशिका के बारे में कुछ पूछना है तो मैं वंशिका के पास नहीं जाऊंगा। भूमिका, वंशिका, अंशिका, अगर मुझे वंशिका के बारे में कुछ पूछना है तो मैं अंशिका के पास जाऊंगा, क्योंकि वंशिका अंशिका की बहुत अच्छी दोस्त है, फ्रेंड है उसकी, वो मुझे उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। दैट इज नोन एज डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये क्या है, हमारी डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मुझे वंशिका की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वंशिका के पास गया तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बट अब मैं डायरेक्टली वंशिका के पास न जाकर उस पर्सन के पास जाऊंगा जो वंशिका से जुड़ा हुआ है और उस वंशिका की इंफॉर्मेशन उससे पता है, तो मैं उस पर्सन से जाके उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगा। तो दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। So it is that method of investigation in which the investigator does not contact with the person directly from whom the information is required. जिसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली उसके पास नहीं जाएगा। It goes या it collects the information from the person who are expected to possess the knowledge of that person. हम उस पर्सन के पास जाएंगे जैसे हमें लगता है कि उसे उस पर्सन की नॉलेज होगी या वो उस पर्सन के बारे में या उस पर्सन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन के बारे में जानता होगा। तो दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब बेटा इसके फायदे क्या हैं? वाइड एरिया हम कवर कर लेंगे, मे बी वंशिका का घर बहुत दूर है, अंशिका के पास में था, मैंने तो अंशिका से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तो ऐसे कर करके हम वाइड एरिया कवर कर सकते हैं, है ना। पर्सनली जाके शायद अंशिका को 10 फ्रेंड्स की नॉलेज होगी, अंशिका की 10 क्लासमेट था और अंशिका 10 के 10 के बारे में जानती है। अब मैं 10 जनों के पास न जाके एक अंशिका के पास चला जाऊं तो मेरे पास कितनी पर्सन की नॉलेज आ गई? 10। तो वाइड एरिया इज कवर्ड। हम एक लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं, एक्सपेंसिव कम होगा, 10 लोगों के पास जाता 10 बार टाइम लगता है, एफर्ट्स मेरे ज्यादा लगते हैं, महंगा पड़ता, मुझे ऑटो रिक्शा करना पड़ता, बस से जाना पड़ता, वट एवर द कॉस्ट, है ना। अब मैं सिंपली किसके पास गया? अंशिका के पास, तो मेरा एक्सपेंसिवनेस भी कैसी हो गई? कम। ये मेथड इतना कॉस्टली नहीं होता। देन एक्सपर्ट ओपिनियन, हम उस पर्सन के पास जा सकते हैं ना, रिलायबल तो हो गई, हम उस पर्सन के पास जा सकते हैं
जो एक्सपर्ट होगा, जो 10 के 10 के बारे में जानता होगा, तो 10 की नॉलेज है, तो वो मतलब वो एक्सपर्ट हो गया ना उन 10 के लिए, तो हमने उसके पास जाके नॉलेज गेन कर ली, इंफॉर्मेशन ले ली। सिंपल है। मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा कैसा हो गया? बहुत सिंपल, है ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, मुझे इधर उधर नहीं भागना डेटा कलेक्ट करने के लिए, एक पर्सन के पास गया, सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब करी और वापस आ गया। देन डीमेरिट क्या हो सकते हैं? लेस एक्यूरेट। एक इंफॉर्मेशन मैं अपने बारे में जितना अच्छे से जानता हूं, क्या दूसरा मेरे बारे में उतना अच्छे से जानता होगा? नहीं, है ना। अ पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ नोज बेटर देन द अदर पर्सन। जो मेरे बारे में जानते हैं वो तो मेरे बारे में वैसा जानते हैं जैसे मैं उन्हें जता रहा हूँ, जैसे मैं उन्हें दिखा रहा हूँ, जितना वो मुझे जानते होंगे उस हिसाब से जानते हैं। बट अपने बारे में कोई इंफॉर्मेशन वंशिका ज्यादा अच्छा दे सकती है, अंशिका दे सकती है? वंशिका। अगर मैं कोई क्वेश्चन वंशिका से पूछूं तो वो बेटर उसके बारे में जानती है एज कंपेयर टू अंशिका। ठीक है, तो ये कैसा हो सकता है? लेस एक्यूरेट। एक्यूरेसी होगी तो हम ये नहीं कह सकते एक्यूरेट नहीं है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अ लिटिल बिट ऑफ एक्यूरेसी इज लेफ्ट बिहाइंड, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। देन बायसनेस। अच्छा, वंशिका अंशिका दिखाती तो है वंशिका की बहुत अच्छी दोस्त है, बट अंदर ही अंदर वो बहुत किलसती भी है उससे, है ना। तो वो क्या कर सकती है? बायस कर सकती है। बायस मतलब शायद कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो उसके बारे में वो मुझे गलत बता दे, है ना। पर्सनल अफेक्शन कुछ ना कुछ हो, या वंशिका अंशिका की बहुत अच्छी दोस्त है तो उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा मुझे बता दे, शायद उतनी अच्छाइयां वंशिका के अंदर ना हो, तो पर्सनल बायसनेस से अफेक्ट हो जाता है। समटाइम्स द कंक्लूजन में बी डाउटफुल। कंक्लूजन कभी कभी डाउटफुल हो सकते हैं, बिकॉज माइट बी देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच डायरेक्टली नॉट रेस्पॉन्डेड बाय द अदर पर्सन, जो उसके बारे में उतने अच्छे से नहीं जानता, बट वो फिर भी क्या कर देगा? हमें आंसर कर देगा। तो देयर लैक्स अ लिटिल बिट रिलायबिलिटी, मींस डाउटफुलनेस इज प्रेजेंट इन द आंसर। कहीं ना कहीं डाउटफुल भी आंसर्स हमारे हो जाते हैं, जहां हम कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ऐसा होगा। कुछ क्वेश्चंस तो हमें ऑब्वियसली पता है, कुछ बातें हम अच्छी तरह जानते हैं, बट कुछ हम अच्छी तरह से नहीं जानते। तो जो हम अच्छी तरह से नहीं जानते उनके बारे में जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उनके कंक्लूजन कैसे हो जाएंगे? डाउटफुल हो जाएंगे। हम उन्हें पूरी तरह ना तो निग्लेक्ट कर सकते हैं, ना पूरी तरह उन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं। Then third was information from local sources. Information from local sources ये एक ऐसा मेथड है in which the investigator appoints local persons or correspondents at different places. They collect the information in their own way and furnish the same to the investigator. Information from local sources, local sources का मतलब क्या है? या local correspondent, जहां जहां मुझे इंफॉर्मेशन ग्रैप अप करनी है, जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन ग्रैप अप करनी है, मैंने वहां पे कुछ पर्सन अपॉइंट कर दिए, वो उनके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज को चेक कर रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए मैंने उन्हें बता दी, वो उन एक्टिविटीज के बेसिस पर, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर उनकी एक्टिविटीज को चेक कर रहे हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को फर्निश कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा? मैं खुद नहीं जा रहा, ना मैं किसी दूसरे पर्सन से पूछ रहा हूं, उस पर्सन के पास जाके कि वो कैसा होगा या कैसी है वो, या उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे बता दो। नहीं, मैंने क्या करा? अपने हायरिंग कर लिए, पर्सन कुछ हायर कर दिया, कुछ लोकल बॉडीज हायर कर ली जो मेरे बिहाफ पर वर्क कर रही हैं, उन पर्सन को चेकआउट कर रही हैं, उनकी एक्टिविटीज को देख रही हैं, और जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए उस तरह की इन्फॉर्मेशन उनसे ग्रैब अप कर रही है। तो जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करके लाएंगे, सेम इन्फॉर्मेशन वो मुझे फर्निश कर देंगे। क्या क्या फायदे हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन मेथड के? इकोनॉमिकल हो सकता है, हमारा टाइम, हमारे एफर्ट्स, हमारे मनी बहुत कम लगेगा इसमें। वाइड कवर, ज्यादा कवरेज कर सकते हैं। कंटिन्यूटी, रेगुलर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सपोज मुझे किसी के ऊपर किसी को मुझे वॉच करना था, 10 दिन की एक्टिविटीज देखनी थी, तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 10 के 10 दिन लगातार जाऊं, है ना। मैंने एक लोकल बॉडी वहीं की हायर कर दी, उस प्लेस पे ही हायर कर दिया, अलग अलग प्लेसेस पर, पर्टिकुलर प्लेस पे हायर कर दी, वो 10 दिन की एक्टिविटीज उसकी चेक कर सकता है, क्योंकि दैट पर्सन बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। इट इज सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पज, ये स्पेशल पर्पज के लिए तो सुटेबल है। अगर हमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस तरह की क्या जरूरत है ना। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन तो मैं डायरेक्टली वंशिका से जाकर ले सकता हूं, बट इफ आई नीड सम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट वंशिका, अगर मैं ये चाहता हूं कि कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूं और वंशिका को इस बात का पता भी ना चले,
तो मैंने ऐसे पर्सन हायर कर दिए जो उसकी एक्टिविटीज पे क्या कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, उसे पता भी नहीं है, तो एक स्पेशल पर्पस की इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल होता है। देन डीमेरिट वाज दैट, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, डेटा ओरिजिनल नहीं होता, मुझे तो पता ही नहीं ना, जब मैं अपने आप जाकर डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा तो वट एवर द सेम पर्सन इज कम्युनिकेटिंग मी, वट एवर द इंफॉर्मेशन इज बीइंग फर्निश्ड बाय हिम टू मी, आई एक्सेप्ट इट, मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ओरिजिनलिटी यहाँ कहीं ना कहीं कम हो जाती है। पर्सनल बायसनेस, जिस पर्सन को मैंने कहा है कि तुम डेटा कलेक्ट करके लाओ, अगर उसका ही उससे कुछ पर्सनल बायसनेस हो, मे बी वंशिका उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हो सकती है, उसकी एनिमी हो सकती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। लेस एक्यूरेट, एक्यूरेसी तो कम हो ही जाएगी, जब हमने ओरिजिनली नहीं है डेटा तो एक्यूरेसी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन समटाइम्स इट में कॉज अ डिले इन कलेक्शन, कलेक्शन में देर हो सकती है, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने में हमें देर हो सकती है, वो अपने हिसाब से गैदर करेगा इंफॉर्मेशन, अगर हमें अपना काम अपने आप करना हो तो हम टाइमली करेंगे, पर अगर हम अपना काम दूसरों को दे देंगे करने के लिए तो कहीं ना कहीं लेट भी हो जाएगा। The next is information through questionnaires. Information through questionnaires और सर्विंग या सर्वेज कह सकते हैं हम इसे। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर में बेटा पहला, अब हमें इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर, पहले इसे समझते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर होता क्या है। हम क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर लेंगे, क्वेश्चनियर का मतलब क्या, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की लिस्ट बनाकर, ठीक है। जो जो क्वेश्चन हमें उसे पूछने हैं उसके लिए हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अ क्वेश्चनर इज बीइंग प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी, जिस चीज की हम इंक्वायरी कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, किस तरह की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चनर्स प्रिपेयर कर लेंगे। अब दो बातें हो सकती हैं बेटा क्वेश्चनर्स में, या तो क्वेश्चनर मैं खुद उस पर्सन के पास लेकर जाऊं या उसे मेल कर दूं। तो फर्स्ट इज मेलिंग, मैंने क्वेश्चनर बनाया और उस जिस पर्सन से या जिस रेस्पोंडेंट से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसे मैंने क्या कर दिया, वो मेल कर दिया। तो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स बाय मेलिंग मेथड, मेलिंग मेथड के थ्रू ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्वेश्चनर्स मेल करे जाते हैं रेस्पोंडेंट को और एक लेटर इसके साथ अटैच कर दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, है ना भाई। अगर मैं सिंपली किसी पर्सन को एक लेटर मेल कर दूं, क्वेश्चन लिख के मेल कर दूं कि मुझे इसके आंसर दे दो, क्यों करेगा वो आंसर उसके, मुझे उसे बताना पड़ेगा कि वाई आई एम टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इंक्वायरी, कि मुझे इस इंक्वायरी की क्यों जरूरत है, क्यों मुझे ये इंफॉर्मेशन तुमसे चाहिए। तो इसमें क्वेश्चनर में मेल करूंगा और क्वेश्चनर के साथ एक लेटर अटैच कर दूंगा जिसमें उस इंक्वायरी का पर्पज लिखा हुआ होगा, और साथ साथ उसे ये भी बता दूंगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है कैसी रहनी चाहिए, सीक्रेट रहनी चाहिए, ठीक है। क्या फायदे होंगे इसके, इकोनॉमिकल, बहुत इकोनॉमिकल है, मेरा ना मेरा टाइम लगेगा, ना मेरे पैसे लगेंगे, ना मेरे ज्यादा एफर्ट्स करेंगे। क्वेश्चनर बनाया मैंने, मेल कर दिया, कितनी देर लग रही है मेल करने में, है ना। ओरिजिनल डेटा कैसा होगा, ओरिजिनल होगा। वाइड कवरेज, एक लंबा एरिया मैं कवर कर सकता हूं, सबको मेल कर दूंगा। मेरे पास 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है 11-12 की, मुझे सबकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर मैं पर्सनली जाऊं सबको टच करूं तो कितना टाइम लग जाएगा, शायद अगले साल तक ही पहुंच पाऊंगा फिर तो मैं, है ना। किसी दूसरे से पूछूं तो भी, मैंने क्या करा, लिस्ट क्या करी, क्वेश्चन पेपर बनाए और उन्हें मेल कर दिए, सबने अपनी अपनी इंफॉर्मेशन खुद करके मुझे भेज दी, दैट वाज मोर एक्यूरेट। और वाइड एरिया, वाइड एरिया हम यहां पर कवर कर सकते हैं, बट इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। जरूरी है मैं जो क्वेश्चनर मेल कर रहा हूं सामने वाला मुझे उसका आंसर करके भेजेगा मेल, वंशिका का तो मन नहीं है, वो तो कह रही मैं तो नहीं कर रही, जब मेरा मन होगा मैं जब कर दूंगी। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, जरूरी नहीं है कि रेस्पोंडेंट का उस समय इंटरेस्ट होगा ही उस क्वेश्चनर में, नहीं, ऐसा नहीं है कि उसका रेस्पोंडेंट का इंटरेस्ट वहां पर होगा और मुझे तुरंत उसका मेल भी
फॉरवर्ड कर दे। जब उसका मन होगा तब करेगा वो। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी यहां कम होगी। फ्लेक्सिबिलिटी कम कब होगी? व्हेन क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपर्ली आंसर्ड, जब सामने वाली पार्टी क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आंसर, प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं करेगी, ठीक है, और उन्हें हम चेंज भी नहीं कर सकते। लिमिटेड यूज, लिमिटेड यूज तक ही है ये, जिनका आंसर लिमिट ही हो सकता है, बहुत लंबे लेंथी आंसर तो हम नहीं उसमें ले सकते। बायसनेस हो सकती है, ठीक है, इफ द रेस्पोंडेंट्स आर बायस, अगर रेस्पोंडेंट ही बायस हो गए तो उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो। एक्यूरेसी कम होगी, एक्यूरेसी कम इसलिए होगी कभी कभी अगर क्वेश्चन पढ़ने में रेस्पोंडेंट को समझ ना आया तो, है ना, भाई मैंने मेल कर दिया, अगर मैं पर्सनली जाके उनसे पूछता तो शायद वो मेरे समझाने से समझ जाते, बट अब उसमें तो लिखा हुआ है ना, उन्हें पढ़ के अगर समझ नहीं आया कि मुझे यहाँ पर क्या आंसर करना है, तो एक्यूरेसी लेवल कैसा हो गया? कम हो गया। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग आंसर कर दिया, एक्चुअली द क्वेश्चन आंसर्स द समथिंग डिफरेंट, द क्वेश्चन वांट्स आंसर समथिंग एल्स, बट उन्होंने अपने अकॉर्डिंग आंसर कर दिया, ठीक है। आंसर भी वही कर पाएगा जो एजुकेटेड होगा। मैं जाके पर्सनली सर्वे करूं किससे, उससे खुद जाके बातचीत करूं, तो वो मुझे मुंह से तो बता सकता है। क्या जरूरी है उसे टाइपिंग करनी आती होगी? क्या जरूरी है उसे मेल करने आते होंगे, मेल चेक करने आते होंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चनियर वहां पहुंच गया, उसने चेक ना किया तो मैं क्या करूंगा, है ना। तो दीज आर द डिफिकल्टीज। देन इन्यूमरेटर मेथड, क्वेश्चनियर थ्रू इन्यूमरेटर्स मेथड। इसमें क्या होगा? अ क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी एंड द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द रेस्पोंडेंट विद द क्वेश्चनियर। The questionnaire which are filled by the enumerators themselves by putting questions are called schedules. उन्हें हम schedules कहेंगे। अब ये बात आती है बेटा, इन्यूमरेटर्स होते कौन है? अभी हम इन्वेस्टिगेटर को जानते थे, इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेशन करने गया है, रेस्पोंडेंट जिसके पास गए हैं वो रेस्पोंडेंट है जिससे हमें क्वेश्चन पूछना है। इन्यूमरेटर कौन है? इन्यूमरेटर इज द मिडिल पर्सन बिटवीन द इन्वेस्टिगेटर एंड द रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट और इन्वेस्टिगेटर का बीच का एक पर्सन है। इन्वेस्टिगेटर ने क्या करा, उसे अपॉइंट कर लिया है, उसे क्वेश्चनियर दे दिया है कि तुम ये क्वेश्चनियर लेकर जाओ, उसके पास जाओ, उससे इंफॉर्मेशन लिखकर ले आओ, ठीक है। सपोज मैंने अंशिका को अपना इन्यूमरेटर बना लिया, मैं खुद नहीं जा रहा और ना ही मैं मेल कर रहा हूं, मैंने अंशिका को क्या करा, अपना इन्यूमरेटर बना लिया। मैं कौन हूं? इन्वेस्टिगेटर। अंशिका कौन है? इन्यूमरेटर। क्योंकि वो क्वेश्चनियर मुझसे कलेक्ट करेगी, वंशिका के पास जाएगी और उससे इंफॉर्मेशन लिखकर लेकर आएगी। मैंने एक लिस्ट क्वेश्चन की प्रिपेयर करी, अंशिका को दे दिया, अंशिका इज द इन्यूमरेटर। वो वंशिका के पास जाएगी उस लिस्ट को लेकर क्वेश्चन की, और उन क्वेश्चन को वंशिका से पूछेगी। वंशिका से ये नहीं कहेगी तुम इसे फिल करके दे दो, नहीं, उन क्वेश्चन को वंशिका से पूछेगी। वंशिका जो आंसर अंशिका को करेगी, वट एवर द आंसर गिवन बाय वंशिका टू द अंशिका, देन अंशिका फिल इट इन द क्वेश्चनियर। और जब वो आंसर उस क्वेश्चनियर में फिल कर लेगी, उन क्वेश्चन के आंसर फिल कर लेगी, तो हम कहते हैं स्केड्यूल। उन्हें क्या कहेंगे? स्केड्यूल। So the questionnaires which are filled by the enumerator themselves by putting questions are called schedules. जो क्वेश्चनियर एन्यूमरेटर ने पूछे और उन्हें फिल कर लिए, वो स्केड्यूल्स बन जाते हैं, वो हमारे क्वेश्चनियर नहीं रहते। देन कहां कहां फायदा दे सकता है? ये वाइड एरिया कवर करेगा, एक्यूरेसी में प्रेजेंट होगी, पर्सनल कांटेक्ट बन जाएगा, है ना। लिंक भी तो बन गया, हमने पर्सनली उस पर्सन को जाके टच भी कर लिया। टच करने का मतलब नहीं उसे छू के आ रहे हैं, नहीं, टच करने का मतलब है अ लिंक बिटवीन द पार्टीज, दोनों के बीच में एक लिंक बना डायरेक्ट। डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं? एक्सपेंसिव हो सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर फ्री में तो मेरे लिए वर्क नहीं करेगा ना, पैसे लेगा मुझसे। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर, जरूरी नहीं है न्यूमरेटर्स अवेलेबल भी हों, और जिस लेवल का न्यूमरेटर मुझे चाहिए उस लेवल का न्यूमरेटर मिलना भी तो मुश्किल हो सकता है। हमें न्यूमरेटर ऐसा चाहिए जो मेरे क्वेश्चंस को करेक्टली उससे पूछ सके, है ना, उसके पास उस तरह की रिक्वायर्ड स्किल्स नॉलेज होनी चाहिए। देन टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। मैं न्यूमरेटर को अपॉइंट करूंगा, कब से न्यूमरेटर मेरा अपॉइंट होगा, कब वो जाएगा, कब वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आएगा, कब वो मुझे देगा। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं होता क्योंकि एक्सपेंसिव होता है।
ज्यादातर जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं इस मेथड को यूज। पार्शियल तो आप सभी में कह सकते हैं, पार्शियल हो सकता है, जहां पर इन्यूमरेटर की पार्शियल होगा तो क्या करोगे, अंशिका लेटर लेकर गई थी वंशिका के पास, अब अंशिका ने उस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर दिया, दोनों एक दूसरे से मिल गई और गलत इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी, तो मैं ही क्या करूंगा उसका, है ना। तो जहां पर इन्यूमरेटर हमारा पार्शियल हो जाएगा तो वहां पर हमारी इंफॉर्मेशन कैसी हो जाएगी, पार्शियल हो जाएगी, यानी बायसनेस से अफेक्ट हो जाएगी। तो ये थे बेटा आज हमारे पास मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, हाउ द डेटा इज बीइंग कलेक्टेड। हम डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, खुद पर्सनली जाके कर सकते हैं, ओरल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू